पूर्वोत्तर के सियासी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा राज्य में विकास और विश्वास की लहर। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा नागालैंड की सरकार को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के तुरा और शिलांग में की जनसभाएं। विपक्ष पर कसा करारा तंज। कहा विपक्ष भले ही दे हमें अपशब्द, लेकिन जनता कहती है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय मांगे बीजेपी सरकार का दिया नारा। शिलांग में किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और सहकारिता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा सरकार ने बढ़ाया कृषि बजट। हाल के वर्षों में हर बजट को कहा गया है गांव, गरीब और किसान का बजट। बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मंत्र। कहा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ही जीत सकते हैं दुनिया का भरोसा। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में फिर हुआ हंगामा। दोनों तरफ के पार्षदों के बीच चले जबरदस्त लात घूंसे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव सोमवार को दोबारा होगा। रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल पूरे। दोनों तरफ से अपने अपने दावे। हजारों लोगों की गई जान, लाखों लोग हुए बेघर, लेकिन अब भी नहीं निकला समाधान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ शांति प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले खबर पूर्वोत्तर राज्यों से चल रही चुनावी गतिविधियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी सभाओं को कर दोनों राज्यों में चुनावी तापमान को बढ़ा दिया। नागालैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा ने सबका ध्यान खींचा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेघालय की पारंपरिक गारो टोपी भी पहने हुए लोगों ने देखा। इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है, यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से दोनों ही राज्यों में चुनावी तपिश अपने शबाब पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड से की। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के साल 2014 के बाद अपनाए गए सोच और अप्रोच को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रा रेल कनेक्टिविटी और विशेष तौर पर आदिवासी वंचितों के विकास के लिए भाजपा सरकार ने काम किया है। ये भाजपा सरकार ही है जो भेदभाव की राजनीति नहीं बल्कि सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 9 साल के दौरान नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ तक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हो या युवा, स्टार्टअप हो या स्पोर्ट्स, भाजपा रिलीजन और रीजन देखकर काम नहीं करती। उन्होंने उम्मीद जताई कि नागालैंड में जल्द ही शांति पूरी तरीके से स्थापित होगी। पिछले 9 वर्षों में
नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है, 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आफ्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आफ्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के तुरा और शिलांग में जनसभाएं की। मेघालय में प्रधानमंत्री ने मेघालय मांगे बीजेपी सरकार का नारा दिया। तुरा में रैली के लिए मैदान नहीं देने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय की जनता ने मोदी को दिल में जगह दे रखी है। मेघालय के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल भाजपा के पास ही राज्य के विकास का विजन है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए भाजपा हमेशा समर्पित रही है। बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। शिलांग की जनसभा में विपक्ष की निराशा पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें देश ने नकार दिया वे लोग मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। शिलांग में जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में मेघालय के लोग अपने चहेते जननेता की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर खड़े नजर आए। कई जगहों पर मेघालय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के किनारे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे थे। इससे पहले शिलांग पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के 3 स्वतंत्रता सेनानियों यू टिरोट सिंह, यू कियांग नांगवा और पा तोगन संगमा को पुष्पांजलि भी अर्पित की। दीमापुर से नीरज सिंह, शिलांग से विशाल बैरिस्टो और तुरा से रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2023-2024 में पिछले 8-9 वर्षों की तरह कृषि पर विशेष फोकस रखा गया। इसमें तिलहन और खाद्य तेलों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए खास कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद कृषि और सहकारिता पर शुक्रवार को वेबिनार को संबोधित किया। सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला में यह दूसरा वेबिनार था। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हर बजट गांव, गरीब और किसानों का बजट रहा है। 2014 में कृषि बजट जहां 25,000 करोड़ से कम था, वह आज बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। सरकार बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई फैसले ले रही है ताकि देश आत्मनिर्भर बने। साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि कृषि उत्पादों के आयात में लगने वाला पैसा किसानों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब तक कृषि क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सफाया नहीं होगा, तब तक पूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हमने एमएसपी में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है। साथियों, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को
दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है। इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र में कर से संबंधित राहत दी गई है, जिससे विनिर्माण में लगी नई सहकारी समितियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र जिनमें पहले सहकारी समितियां नहीं थी, आज किसानों को बहुत लाभ पहुंचाएंगे। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है। बजट में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए राशि बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इसका फायदा उठाने की अपील की और साथ ही इस दिशा में और तेज रफ्तार से बढ़ने को कहा। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष में मोटा अनाज की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार का द्वार खोल रही है। इसके अलावा सरकार किसानों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं G20 बैठकों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सदस्य देशों के नेताओं से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दबाव से निपटने के लिए संपूर्ण समाधान खोजने की अपील की है। बेंगलुरु में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक के दौरान सभी हितधारकों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर खास जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक के दौरान सभी हितधारकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक की शुरुआत तुर्की में आए प्रलयकारी भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संदेश में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता, भरोसा और वृद्धि प्रदान करना समूह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One earth, one family, one future.
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। Trust in international financial institutions has eroded. This is partly because they have been slow to reform themselves. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence and growth to the global economy. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एक अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सदस्य देशों के नेताओं से वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दबाव से निपटने के लिए संपूर्ण समाधान खोजने की अपील की। Supporting the countries most in need and reflecting the concerns and aspirations of developing countries will be central to our efforts. We will work closely with the Troika, the G20 membership, international organizations and guest countries to carry forward the exemplary work of G20 presidencies before us. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनिश्चितताओं से घिरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता से समाधान करने का आह्वान किया। उन्होंने G20 देशों से वित्तीय स्थिरता के प्रति उत्पन्न होने वाले खतरों और ऋण संकट जैसी अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का दृढ़ता से समाधान ढूंढने पर जोर दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर एक सम्मेलन के दौरान 100 भागीदार देशों के विदेशी मिशन प्रमुखों के साथ बातचीत की। ये बातचीत नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की उपस्थिति में हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन प्रमुखों से भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की सफलता को अपने अपने देशों में दोहराने की अपील की। In the spirit of sharing any popular initiative that can increase welfare to the people, we feel that this model of Jan Aushadhi Pariyojana program can be shared with your countries. This will give you the option to introduce a similar program for your citizens. इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पर सम्मेलन के बाद विदेशी मिशनों के प्रमुखों ने जन औषधि आउटलेट का भी दौरा किया। So I appreciated that today we have learned the success and also the achievement by the government of India to introduce the accessible and affordable and qualities of the medicine to the people, so we can, share with our government, and perhaps this can lead to the different cooperation between the two countries. I congratulate the government of India for this great initiative because India can be a great supplier of affordable pharmaceuticals and medications to many countries in the world. I think the conference is a transforming experience, especially for example in the Gambia. I'm sure you are all aware of the share of cases, right? Just because of lack of proper testing of quality medicine. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने जन औषधि केंद्र योजना की खूबियों को लोगों के सामने रखा और कहा कि भारत में जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने मिशन प्रमुखों से इस योजना की सफलता को दूसरे देशों में प्रदर्शित करने और इसे अपनाने का भी आग्रह किया। Generic medicine industries with 50% exports
1 of every 5 pills in generic drugs in produce in India. So, India in fact contributes in a big way for making medicines affordable for people in many countries across the globe. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य का मुद्दा सभी के केंद्र में होना चाहिए और विकसित देशों के लिए ये एक मानक के तौर पर भी जाना जाता है। Health costs is very, very central to the quality of governance. For developing countries, it is also something which is very central to their progress, to their prosperity. And again, as I said, even among developed countries, given the income disparity, I mean, you look even at a society like the US, which is shifting much more in the direction of generics, that the global debate on how to make health access more affordable, that is really what has brought us here together. आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच आज सदन में फिर मारपीट हुई। मेयर ने जैसे ही परिणाम की घोषणा शुरू की, वैसे ही सत्ता और विपक्षी पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। इस बीच बीजेपी ने कहा कि उसके 10 से अधिक पार्षदों को चोट आई है। जिस तरह से चुनाव परिणामों को बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था, जिनमें 3 सदस्य भाजपा और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। एक सदस्य आम आदमी पार्टी का हार गया और उसको जिताने के लिए पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ छेड़छाड़ की गई। बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव 27 फरवरी को दोबारा होगा। जो परिणाम था प्रेफरेंशियल वोटिंग का, उसको तोड़ मरोड़ कर महापौर ने कोशिश की कि जो लोग हारे हैं उनको जीता हुआ घोषित किया जाए। इस तरह का जो ये व्यवहार है आम आदमी पार्टी का, ये निश्चित रूप से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि गुंडागर्दी जिस तरह बढ़ रही है उससे दिल्ली के प्रशासन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि अभी दिल्ली नगर निगम में महापौर का चुनाव हुआ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में आने वाले समय में उस बहुमत के आधार पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बना सकती है। इस तरह का आभास साफ रूप से देखा जा रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही ना हो, या उसमें जो हारे हुए लोग हैं उनको जीता हुआ घोषित करके और उनको सदस्य बनाया जाए। इस तरह का दुस्साहस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देश में होटल प्रबंधन से जुड़ी पढ़ाई और प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है। समझौते से होटल प्रबंधन से जुड़ी पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को फायदा होगा, वहीं उत्कृष्ट प्रोफेशनल्स भी तैयार होंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के साथ काम करते हुए पर्यटन व आतिथ्य के क्षेत्र में कौशल आधारित शिक्षा व प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस MOU से पर्यटन से जुड़ी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ देश में युवा प्रोफेशनल तैयार करने में मदद मिलेगी। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल मैनेजमेंट में लगभग मोर देन 90 इंस्टीट्यूट्स देश में काम कर रहे हैं। उस 90 इंस्टीट्यूट्स आज के बाद JNU के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के द्वारा नया कोर्सेज शुरुआत होंगी और एग्जिस्टिंग कोर्सेज भी रिकग्निशन होगा और जो भी स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं JNU रिकग्निशन के बाद दुनिया भर में उस सर्टिफिकेट का इमेज होगा। कार्यक्रम में मौजूद पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह ने कहा कि JNU और NCHMCT साथ मिलकर काम करेंगे ताकि एक दूसरे को इसका फायदा मिले। The fact that the National Council was not a degree awarding institution and it had to be affiliated with other institutions.
So this was something that had been engaging our attention. Students from IHMs will benefit from this association with improved brand value of their degree and upgradation in overall standard of academic inputs. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धूलपुणी पंडित ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में शिक्षात्मक दृष्टि से अच्छे पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में ये सार्थक पहल काफी मददगार साबित होगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भारत का सॉफ्ट पावर है और ये सॉफ्ट पावर प्रधानमंत्री के फॉरेन पॉलिसी जो डायस्पोरा डेवलपमेंट है इसमें बहुत महत्व है। MOU से हम सिर्फ प्रधानमंत्री की जो विजन और मिशन है जो एक मॉडर्न इंडिया 21st सेंचुरी में ले जाने के लिए इसका बहुत महत्व अंग है। गौरतलब है कि आतिथ्य शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक क्रियाओं का नियमन करने के लिए वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा समन्वित विकास और आतिथ्य शिक्षा के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिषद होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी की स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ MOU होने से यहाँ के छात्रों को जहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी वहीं आतिथ्य सत्कार व पर्यटन के क्षेत्र में दक्षता युक्त नए पेशेवर तैयार करने में भी मदद मिलेगी। पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में भारत सरकार लगातार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और होटल प्रबंधन संस्थान कैटरिंग इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी परिषद के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एक और जहाँ शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर भारत सहित दुनिया भर में पर्यटन के विशेषज्ञ तैयार होंगे। मेरे साथ कैमरामैन भीम सिंह के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ किसानों और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को भी समय समय पर प्रशिक्षण देता है। महाराष्ट्र के एग्री इंटरप्रेन्योर वेदांत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। फार्म एडवाइजर ट्रेनिंग का आयोजन किया है अखिल भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने। इसमें वेदांत आए हैं जो महाराष्ट्र से हैं, इंटरप्रेन्योर हैं और जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं और उनको उत्पादन करना भी सिखाते हैं। यहाँ क्या सीखा और आपकी खेती से कितना अंतर है? जी, यहाँ पे वेजिटेबल का रिसर्च स्टेशन है, तो यहाँ पे जैसे कि हम ऑर्गेनिक तो पहले से करते हैं, पर यहाँ पे आके हमें अलग अलग सी वैरायटी पता चली, नहीं तो जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है कि जो फार्म यील्ड को और इंक्रीज कर सके। फार्मर्स आज ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही कतराते हैं कि हमें नहीं करना है क्योंकि केमिकल्स इजीली मिल जाते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। पर यहाँ के कुछ मॉडल्स है उनमें हमें पता चला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उतना बेनिफिशियल है, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स रहते हैं सॉइल में, नहीं तो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं जिनके बारे में फार्मर्स को पता नहीं रहता। तो ये हम सब इधर मुझे नॉलेज मिल चुका है और जो कि मैं हमारे अर्बन फार्मर्स को और जो फार्मर कम्युनिटी है उसमें मैं स्प्रेड कर सकूँगा और उनका भी केमिकल से ऑर्गेनिक फार्मिंग तक का उनको अच्छा फसल उनको मिल पाए हुए मैं जरूर कर पाऊंगा। इस तरह की जो खेती है जो अर्बन एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये कितनी सहायक साबित होगी? पोटैटो और टोमेटो का ये कॉम्बिनेशन, ये तो पहली बार हमने भी यहाँ पे लाइव सैंपल दिखा। तो पहले हम बताते थे पर हमारे पास लाइव सैंपल्स नहीं था, फोटोज नहीं था दिखाने के लिए। तो ये तो बहुत ही अर्बन फार्मर्स के लिए, जो कि किचन गार्डन एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो किचन गार्डन के लिए स्पेस बहुत ही छोटा रहता है और प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए रहता है। तो ये हम इम्प्लीमेंट करके हमें पोटैटोज़ का भी प्रोडक्शन मिल सकता है, टोमेटो भी मिल सकता है। और जो कि टोमेटो और ब्रिंजल, ये हम दोनों प्लांट्स एक ही प्लांट पे उगा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन तो वैसे भी अच्छा मिल रहा है, पर जो डिसीज का वगैरह प्रॉब्लम आता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है, तो ये प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर सकता है। जैविक खेती को कितना बढ़ावा दे पाएंगे यहाँ से सीखने के बाद? ज़्यादातर के ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फार्मर्स को मुश्किल रहता है कि डिसीज और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना। तो ये जो टेक्निक्स है, नहीं तो जो वैरायटीज़ जो डेवलप हुई है, ये तो बहुत ही असरदार होने वाली है कि जो नए हमें फॉर्मुलेशंस पता चले हैं कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल पूरा ही जीरो करके हम ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे सीखने के बाद वेदांत को लगता है कि 5 से 10 गुना तक का ग्रोथ जैविक खेती में की जा सकती है, और ऐसा ही मानना है यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का कि हम अगर उत्पाद बढ़ा पाएंगे अपने किसानों का तो उनकी आय भी बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।